पेश करता हूँ कि उनकी मेज़बानी में जो कल पीडीएम का जलसा हुआ है और जो इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी था और तमाम तर रुकावटों के बावजूद कारकुन वो फतयाब हुए, अवाम कामयाब हो गई और हमने जब कहा था कि जलसा होकर रहेगा तो अल्लाह की मदद से वो जलसा होकर रहा। तो इस लिहाज से पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहिबजादों ने भी बड़ी कुर्बानी दी। महाज पर बिल्कुल मैदान में जाकर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। उसकी पादाश में वो गिरफ़्तार भी हुए, पुलिस गर्दी का निशाना भी बने, तशद्दुद भी उनके ऊपर हुआ, जेल भी गए, लेकिन अल्लाह ने बड़ी सुरखरूई के साथ और इज़्ज़त व वक़ार के साथ उनको जेल से रिहाई दी। वो जलसे में भी शरीक हुए। तो इस निस्बत से मैं आज यहाँ उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उनके जज्बात को और उनके एहसासात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह पीडीएम का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा और अब हमारी नज़रें इंशाअल्लाह 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर होंगी। उस हवाले से मैं इतना आपसे अर्ज़ कर दूं कि 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे और आइंदा की हिकमत अमली वो फिर पीडीएम के सरबराही इजलास ही में तय होगी। कोई लॉन्ग मार्च का भी इरादा है इसके बाद जलसों के बाद सर? तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि पीडीएम के इजलास में आइंदा का जो भी लाए अमल होगा वो उसी में इंशाल्लाह तय किया जाएगा। और लॉन्ग मार्च चूँकि हमारे तहरीक में एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर ज़िक्र है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे। उसके पादाश में फिर जो भी पीडीएम की क़यादत फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। अच्छा, हुकूमत को जलसा नजर नहीं आ रहा। जो हुकूमत के हुक्मरान जमात ये कह रही है कि जलसा नहीं जलसी थी, ये इस पे क्या कहेंगे? उनको नजर नहीं आता क्या है? उनको पूरे मुल्क के अवाम कुछ नजर नहीं आते तो जलसा कैसे नजर आएगा? सर अब तक के सर आपके जो जलसे हुए हैं उसमें आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त तक आप कितना एक्सटेंड डाल सके हैं या क्या नताइज हासिल कर सके हैं? देखिए, हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिक़ा है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमतें हैं। तो जब अवाम के मामलात से और हुकूमत निज़ाम से ही वो तकरीबन लाताल्लुक़ हो गए हैं, ये है पीडीएम का और अवाम की तहरीक का नतीजा कि किस तरह हुकूमत इस वक्त एक गैर मुअस्सर चीज़ बन गई है। अच्छा गिलानी साहब, पहले सिर्फ मरियम बीबी थी मैदान में, अब आशा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी आ गए, क्या समझते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है, इससे क्या नताइज हासिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पीडीएम और हमारे केपीके के सदर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनको वेलकम करता हूँ कि आज मौलाना साहब ने तशरीफ़ लाकर यहाँ हमारी बहुत इज़्ज़त अफजाई की है और उन्होंने हमें मुबारकबाद भी पेश की है। मेरे बच्चों को भी मुबारकबाद दी है, कासिम की रिहाई के लिए भी मुबारकबाद दी है। तो हम भी इनके मशकूर हैं और सिर्फ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हम पीडीएम के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जो जलसे पहले इब्तदाई तौर पर 6 जलसे मंजूर किए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि 2 जलसे जो होंगे वो हमसे रिलेटेड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनमें एक साने कारसाज कराची में जो 18 अक्टूबर का था, तो वो हमें रिक्वेस्ट की हमने पीडीएम से वो जलसा करने का, हमें आप ये होस्ट बनने का मौका दें। तो मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें हमारी रिक्वेस्ट मानी
اور ہم نے جو وہ تھا سانح کارساز جس میں 200 لوگ شہید ہوئے اور وہ گمنام سپاہی تھے جمہوریت کے لیے اور اسٹرگل کے لیے، اور ان کی جو تکفین ہوئی وہ گڑی خدا بخش میں ہوئی جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تکفین جہاں ہوئی تھی۔ دوسرا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک موقع ایسا ہے یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 نومبر کو، اور اس پہ بھی انہوں نے گزارش کی کہ یہ موقع بھی ہمیں دیا جائے کہ ہم اس کی میزبانی کریں۔ تو اگین میں پی ڈی ایم کا قیادت کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اس کے لیے اب اہلیان ملتان میڈیا کے لوگ دوست سب جانتے ہیں کیا کیا مشکلات آئیں کہ بجلی بند، پانی بند، اور ادھر دکانیں بند، کھانا بند، کیٹرنگ والے بند، اور ٹرانسپورٹ بند، اور جتنے کارکن تھے پی ڈی ایم کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں کہ ایفیڈیوٹ سائن کرایا گیا، یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، جس پہ لکھا کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے گا 10 لاکھ تاوان دے گا حکومت پنجاب کو۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا، اور اس حد تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ والوں نے ایڈوانسز بھی دیے وہ بھی واپس آ کر چھوڑ گیا کہ جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے۔ ان حالات میں میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو جنہوں نے ان نامساعد حالات میں یہ جلسہ کیا اور کامیاب کیا، اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، مولانا صاحب کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جلسے سے قبل کوئی تقریباً 1,500 کارکن وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے قلعہ کونا قاسم باغ میں۔ اب وہاں نہ بجلی، نہ پانی، نہ انتظامات، نہ کچھ چیز تھی، اور بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا، اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا۔ تو بھئی آپ غلط فیصلہ اگر ہوا تھا، کسی نے بھی کیا تھا، صوبائی گورنمنٹ نے کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، تو یہ تو سلسلہ 1 ہفتے سے چل رہا ہے، 1 ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، 14 سال کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تو بہت ہی اتنا تو کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ بھی اتنا نہیں ہوا جو اب کر رہے ہیں یہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسی ہے۔ تو آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، آپ بتائیں جو 2 سال قبل زرداری صاحب اور بلاول صاحب اسٹیڈیم میں آئے تھے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا۔ تو وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا جلسہ تھا، اور اب یہ کہنا کہ جلسی کی ہے تو بہرحال وہ شرمندگی تو ان کو مٹانی ہے، اور اب اگر ڈیفر کرتے تو اس پر ڈیفر کرتے ہیں جب جلسے سے قبل۔ اب جلسے کے بعد اب ڈیفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میں سمجھتا ہوں، میں کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان حالات میں، کرائسس میں وہ نکلے آئے ہیں، اور پورے گھروں کی چھتوں پہ ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہیں، اور ان کا جذبہ جو تھا، جو ان کے جو موٹیویشن تھی، اتنا چارج کراؤڈ بہت کم میں نے دیکھا ہے۔ مولانا صاحب، پہلے تو آپ کو جلسہ کامیاب ہونے پہ مبارکباد، اور دوسری بات کل جلسے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا جہاں پر کارکنوں نے آتش بازی کی اور گتے کا جو گودام تھا وہاں پر آگ لگ گئی۔ گودام کے مالک نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس کا میرا ازالہ کرے، 20 سے 25 لاکھ وہ بتا رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کرے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو تھانہ ہے ملتان کا پرانا کوتوالی، وہاں پر تمام پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں ایک چیز کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمیں تو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں آگ لگی، تو ظاہر ہے کہ ہمیں انتہائی افسوس ہے اس کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ لوگ یہاں پر محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، ان کا یقیناً نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اس پہ ہماری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن مزید تفصیلات چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں
तो जिस तरह सूरत हाल सामने आएगी हम उनके साथ पूरा ताउन करने पहले रुकावटें थी, आप आए, रुकावटें हट गई, क्या किया आपने? एक हफ्ते से मुल्तान का जो माहौल था उससे लग रहा था कि जमहूरी हुकूमत के दावेदारों ने आमरीत को भी मात दे दी है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने कल के जलसे से अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इस हुकूमत को आप चलता करेंगे कब तक? हमने माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, कारकुनों के खुलूस से, अवाम की तायीद के साथ इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है और हमने उनको मात दे दी है, उनको शिकस्त दी है। और आप देख रहे थे कि किला कोहना कासिम बाग के साए में जो मैदान है लोहारी गेट घंटाघर का, वो तिल धरने की उसमें जगह नहीं थी। और जाहिर है कि अगर हम वहाँ से कंटेनर हटाते और हम वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते तो एक तो वो जो हमारा ट्रक जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था वो अंदर न जा सकता, और वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था कि हम उसको इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। हमने वही हिकमत अमली फ़ौरन बनाई कि हमने अब यहीं पर बैठकर लोगों को सामने हमारे सामने मौजूद हैं और हमने इन्हीं लोगों से खिताब करना है, वहाँ भी होंगे तो यहाँ भी होंगे। और आपने देखा कि जो ही सियासी कारकुन मैदान में पहुँच गए, लोगों को हौसला हुआ और मुल्तान के अवाम भी घरों से निकल आए और जलसे में शरीक हो गए। लाहौर जलसे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या मकसद मजीद हासिल कर लेंगे? देखिए, एक जद्दोजहद का तसलसल है और हमारा शेड्यूल है, हम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की रुकावटें सामने आती हैं, लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बग़ैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं। हम आम आदमी के और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की इस वक्त तर्जुमान हैं, उनकी हम ज़बान हैं और उनको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो जद्दोजहद होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और जद्दोजहद की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह उसमें हमने आगे बढ़ना है और कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। एक पॉइंट, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब जो हैं वो भी अलील हैं, तो उन्होंने इसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म होता रहा कि जो लीडरशिप है अपने बच्चों को तो नहीं निकालते मगर दूसरों के बच्चे जो हैं उनको ये ढाल बना लेते हैं। तो आपने देखा कि मेरे बच्चे भी बीच में थे और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा पहली मर्तबा वो बाहर आई और वो इस क्राइसिस में वो आपके जो एजेंडा था उसके मुताबिक शामिल हुई और आपने देखा होगा कि अवाम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मौलाना साहब, फरदौस आशिक मान साहब कहती हैं कि आप किला कोना कासिम बाग भरने के लिए आए थे लेकिन घंटाघर भी नहीं भर सके। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ? ये तो गिलानी साहब, इसका ताल्लुक कल हाई कोर्ट ने इसका ताल्लुक तो हमारी शराफत के साथ है और वो शराफत इजाज़त नहीं दे रही। गिलानी साहब, कल हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक ऑर्डर किया कि अली कासिम गिलानी को 3:30 बजे तक रिहा कर दिया जाए, लेकिन जेल हुकाम ने हाई कोर्ट की तौहीन अदालत करते हुए उन्हें 5:30 बजे के बाद रिहा किया। तो क्या आपकी जमात इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेगी? देखें, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा जुडिशियस फैसला आया है कि चूँकि उस पर इनका जो मौक़िफ़ था उनको कमज़ोरी हुई है कि जो पकड़ धक्कड़ इलीगल कर रहे थे। तो कल भी बहुत सारे लोग जो रिहाई के लिए गए थे उनको भी रिलीफ मिला है, आज भी जा रहे हैं ताकि मतलब उनको बच्चों को भी पकड़ा हुआ है, 13 साल के बच्चों को भी वहाँ से शुजाबाद से ले गए, खोखरे से ले गए और उनको जब दिखाया गया कल जज साहब को तो उन्होंने कहा इसने भी तकरीबकारी करनी थी। तो इसलिए मतलब उनको भी सबको समझ आ रही है कि यहाँ डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, इधर डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब PDM जलसा कर रही थी पेशावर में तो उसी एंड टाइम पे एक और स्वात में जलसा हो रहा था, एक विद परमिशन एक विदाउट परमिशन, और इसी ही तरीके के साथ जब अब हम यहाँ जलसा कर रहे हैं तो एक लोअर दीर में भी जलसा आम हो रहा था और एक
वहाँ गुरु नानक में भी एक जलसा हो रहा था, और जिस दिन अली मूसा गिलानी को अरेस्ट किया रैली निकालने पे, तो उस वक्त एक रैली यहाँ के जो चेयरमैन थे MDA, उनका भी जलूस, उन्होंने भी रैली निकाली हुई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोग समझ चुके हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि कोरोना सिर्फ PDM के जलसों में है, बाकी नहीं है। तो इसलिए अगर चाहते हैं तो इनकी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करें। अवेयरनेस से जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको आप समझा नहीं सकते। मौलाना साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और PDM उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? यानी जहां हमारा GDP 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5% रखा था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया, और पाकिस्तान की तारीख में इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, माशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को अब क्या करेंगे? गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफ़रात ज़र क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि जी रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है वो बिलक रहा है, और कोई दूसरा आदमी गुजर कर उसे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामलात हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अपनी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तक़बिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि PDM जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है जो उसने उसकी चाबियां लेकर फतह करके उम्मत के हवाले किया। आज हम अपने पूरे तारीख़ को की नफ़ी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाक़ा, वहाँ पर सफ़ारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़िलिस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुँचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी ये है कि हमारे इलाके पे काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखरुजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फतह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़िलिस्तीन अम्बिया की सरजमीन है, फ़िलिस्तीन अरबों की सरजमीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरजमीन है। उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है, और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद
1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है और पाकिस्तान इस फ़िलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद आज़म ने 47 की करारदाद में इसको डाला है, फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर और उसकी जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क उसका खात्मा हमारी खारजा पॉलिसी होगी। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में, कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है। इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए, तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया, आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस ख़त्म हो गई बात। आपने सवाल किया है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और वहाँ जो PDM के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। प्लीज